फर्स्ट टाइप इज इंजेक्टिव फंक्शन, इसे बेटा वन वन फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो दूसरा टाइप है अपने पास, दिस इज सर्जेक्टिव फंक्शन, इसे ऑन टू फंक्शन भी बोल सकते हैं। और चौथा टाइप आता है, थर्ड टाइप आता है बाइजेक्शन या बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, इसे आप लोग इन्वर्टिबल फंक्शन भी बोल सकते हो। मैंने इनवर्स जिस दिन पढ़ाया था आपको, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, तो उस दिन एक बात बोली थी, एक बोला था कि इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब रेंज कोडोमेन के इक्वल हो जाए, और दूसरी बात क्या बोली थी कि हर एक इमेज का यूनिक प्री इमेज हो। तो अगर ये कंडीशंस अप्लाई होती है तो उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो मतलब तुम्हारे दिमाग में आ चुका होगा कि जो दो डेफिनेशन लैंग्वेज वाइज उस दिन लिखाई थी, वो दोनों लैंग्वेजेस के प्रॉपर मीनिंग होते हैं इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। मतलब क्या हुआ, सर्जेक्टिव का मतलब होता है बेटा, पहले इंजेक्टिव की बात कर लेते हैं। इसका मतलब होता है कि इफ ईच इमेज हैज यूनिक प्री इमेज, हर एक इमेज के पास में यूनिक प्री इमेज हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर इमेजेस सेम है, मतलब एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई, एक इमेज है एफ एक्स और एक इमेज है वाई, मतलब एक्स पॉइंट पे इमेज मिल रही है एफ एक्स और वाई पॉइंट पे इमेज मिल रही है एफ वाई, तो दोनों एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रही है ऐसे, यहां पे एक्स यहां पे वाई, और जो दोनों कनेक्ट होके चले जा रही है बेटा सपोज एक पॉइंट ए पे, तो ये फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। ये इंजेक्टिव कब हो सकता है, ये तब हो सकता है जब आपके पास x और y दोनों इक्वल हो, मतलब ये दूसरे पॉइंट का स्कोप ना हो। तो अगर x इक्वल टू वाई आता है तो इन दोनों की इमेजेस, मतलब f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ y आता है तो दोनों की प्री इमेजेस भी कैसे होने चाहिए, सेम होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब है दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y फॉर एनी x एंड y दे आर बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ दिस फंक्शन f। हाँ जी बच्चों, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, बताना। अरे भाई बोलो। yes, ठीक है, तो यहां अगर तीन एलिमेंट है, यहां पे तीन एलिमेंट है, तो इन तीनों की जो इमेजेस मिल रही है वो तो यूनिक मिलती है फंक्शन के थ्रू, लेकिन बेटा उल्टी बात कर रहे हैं क्या कि हर एक इमेज के पास में यूनिक प्री इमेज होना चाहिए, दो प्री इमेजेस एक पॉइंट पे नहीं जानी चाहिए, तभी जाके फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। तो ये एफ ए से लेके बी चल रहा है, इसे क्या बोल रहे हैं, दिस इज वन वन फंक्शन, वन टू वन कॉरेस्पॉन्डेंस है, राइट। दूसरी बात आती है ऑन टू फंक्शन। अच्छा, इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, और x इज नॉट इक्वल टू y इंप्लाइज f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ y। मतलब यहां पे दो पॉइंट है x और y, ये दोनों अनइक्वल है, तो इनकी इमेजेस भी हमेशा कैसी होंगी, अनइक्वल होंगी। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है, लैंग्वेज पकड़नी है बेटा, वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं वन वन फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, और इंजेक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब अगली चीज आती है सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्शन और ऑन टू फंक्शन। बोलते ना कि कोई चीज ऑन टू मैप हो गई कहीं पे, है ना, कुछ स्पेस बचा ही नहीं, प्रॉपर्ली ऑन टू मैप हो गई। तो कैसे प्रॉपर्ली ऑन टू मैप होगी, तो अगर सपोज ये दो सेट्स मैंने रिप्रेजेंट किए, दिस सेट इज ए एंड दिस सेट इज बी, इन दोनों के बीच में एक फंक्शन है एफ, राइट। अब कैसे सोचेंगे, थोड़ा देखो कि यहां पे सपोज तीन मेंबर्स हैं डोमेन में, ठीक है, और ये तो सबको पता है कि डोमेन के हर एक मेंबर को मैप होना जरूरी है, अगर नहीं होगा कोई मेंबर मैप तो फंक्शन ही नहीं होगा, तो तीन के तीनों को मैप करना पड़ेगा, है ना। अगर ऐसे हो गया, यहां पे कोई एलिमेंट बच गया, तो क्या हो रहा है, इसकी रेंज में दो मेंबर्स हैं बट कोडोमेन में कितने हैं, तीन मेंबर्स हैं। अभी फंक्शन ऑन टू नहीं है क्योंकि प्रॉपर्ली मैप नहीं हो पाया पूरे सेट के ऊपर। प्रॉपर्ली मैप होने के लिए क्या होना चाहिए कि इसके पास कोई भी मेंबर बचना नहीं चाहिए। तो इसको लैंग्वेज वाइज जब लिखें तो कैसे लिखें, इफ फॉर
ईच वाई बिलोंग्स टू बी सेट, यहां पे जो हम लोग फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ए से बी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। बी क्या है? कोडोमेन है। फॉर ईच वाई बिलोंग्स टू बी सेट देयर एग्जिस्ट सम x which is belongs to a set which is domain of this function. A is nothing, this is domain of function. यहां पे भी मैं d of f लिख देता, इसे आप a भी लिख सकते हो, ठीक है। एक सेकंड बेटा, क्या हो गया? तो हमने बोला इफ फॉर ईच y बिलोंग्स टू b देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू a और डोमेन ऑफ द फंक्शन सच दैट f of x इज इक्वल टू y। मतलब कोडोमेन के हर एक मेंबर के लिए एक प्री इमेज मिलनी चाहिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपन लिख पाएंगे f of x इक्वल टू y। तो ये डेफिनेशन है अपनी किसकी? ऑन टू फंक्शन की। मतलब बेटा कोडोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसको आप इमेज ना बोल पा रहे हो। सारे के सारे मेंबर्स कैसे होने चाहिए कोडोमेन में? दे आर ट्रीटिंग एज इमेज। राइट बच्चों, बात समझ में आ रही है मेरी? बताना हाँ या ना। यस सर। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम लोग फॉर्मली ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ रेंज ऑफ द फंक्शन दिस इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन का रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल हो जाए तो उसे अपन क्या बोलेंगे? ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। अब बात आती है कि अगर वो 1 1 नहीं है तो कैसा है? जो नॉट 1 1 है उसे अपन बोलते हैं मैनी वन, मैनी टू वन मैप हो रहा है। और जो नॉट ऑन टू है उसे क्या बोलते हैं? इन टू। राइट, मैनी वन का एक एग्जांपल मैं तुम्हें इसमें ऐसे ही दिखा देता हूं, जैसे यहां 3 मेंबर्स हैं और यहां पे सपोज 3 मेंबर्स हैं, ये 2 मेंबर्स एक पे मैप कर गए, ठीक है बेटा। और यहां क्या हुआ? ये थर्ड वाला मेंबर इस पे मैप कर गया। तो ये जो फंक्शन मैंने यहां से यहां रिप्रेजेंट किया है ए से बी के ऊपर, ये कैसा फंक्शन है? दिस इज मैनी टू वन। मतलब मैनी मेंबर्स एक के ऊपर मैप कर रहे हैं, राइट। और सपोज इनटू की बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये सेट ए है, ये सेट बी है, इनके बीच में फिर से एक फंक्शन एफ रिप्रेजेंट कर दिया। यहां पे सपोज 3 मेंबर्स है, यहां पे सपोज 4 मेंबर्स है, ये 4 मेंबर्स मैंने ले लिए, ये 3 तो बेटा ऐसे मैप कर रहे हैं। लेकिन बेटा हुआ क्या कि एक मेंबर एक्स्ट्रा बच गया। तो जब एक मेंबर एक्स्ट्रा बच गया तो क्या कहोगे? अरे भाई सोच के बताओ जल्दी से। दिस इज इनटू फंक्शन, राइट। दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज इनटू फंक्शन। तो कोडोमेन के पास कम से कम एक मेंबर ऐसा है जो कि इमेज नहीं बन पा रहा, और जब ये सिचुएशन बनेगी तो इस टाइप के फंक्शन को बोलेंगे इनटू फंक्शन। हाँ जी बच्चों, समझ में आई बात? बोलना बेटा सब लोग। ओके, यस, वेरी गुड। अब आती है बाइजेक्टिव फंक्शन की बात। तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है दिस इज 1 1 प्लस ऑन टू। तो जो फंक्शन 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। बात सब लोग समझना कि मतलब सपोज यहां पे 4 मेंबर थे तो भाई साहब यहां भी 4 ही होने चाहिए, तभी ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ऐसे चला गया गया ना। और इनके बीच में इमेजेस इस तरीके से मैप हो रही हैं। 1 1 है तो हर एक प्री इमेज, हर एक इमेज का एक प्री इमेज, और ऑन टू है तो कोई एलिमेंट बचेगा नहीं कोडोमेन में जिसके पास कोई प्री इमेज ना हो। अब मैं क्या कर सकता हूं? अगर ये कंडीशन होगी तो मैं बेटा बी से ए पे भी जा सकता हूं वापस। तो यहां पे एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? बताना सब लोग। यस सर, करेगा ना। एफ इनवर्स एग्जिस्ट करने की डेफिनेशन लास्ट क्लास में क्या बताई थी? लास्ट टू लास्ट क्लास में जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा रहा था बेटा, मैंने बोला था किसी फंक्शन के लिए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? बोलो। किसी फंक्शन के लिए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करे? कि हर एक इमेज का प्री इमेज हो, यूनिक प्री इमेज हो, और दूसरी बात आपका कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाए। यही दोनों बातें तो बोली गई थी, है कि नहीं बेटा? तो वो दोनों स्टेटमेंट 1 1 और ऑन टू हैं।
क्या क्या है, 1 1 और ऑन टू। तो कोई फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, तो अपन ये भी लिख सकते हैं यहां पे एज ए नोट, f from a to b is invertible और f inverse from b to a exist, दोनों स्टेटमेंट सेम, if क्या बोलेंगे बेटा, f is bisective, मतलब बोथ 1 1 एंड ऑन टू। इफ f is बाइजेक्शन, अगर ये बाइजेक्शन हो 1 1 भी हो और ऑन टू भी। आई बात सबको समझ में, बताना भाई, जल्दी से सोच के बताओ। राइट, क्लियर है इतना? यस सर। ओके तो ये डेफिनेशन थी। थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, क्या इरेज कर सकता हूं डेफिनेशन? नोट किया सबने इतना? हाँ जी बच्चों। ओके ठीक है। इसी डेफिनेशन को और कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, दिस फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज इन्वर्टिबल फंक्शन if f inverse from b to a exists such that f inverse of f of x, this is equal to x is equal to f of f inverse x। ठीक है, अगर फंक्शन के इनवर्स का फंक्शन के साथ में ऑपरेशन करे तो x मिले, और फंक्शन का फंक्शन के इनवर्स के साथ ऑपरेशन करे तो भी x मिले। तुम बहुत इजीली देख सकते हो ऐसे बेटा कि यहां पे मैंने ये दो सेट्स रिप्रेजेंट किए कि ये सेट है कैपिटल A सपोज, और ये दूसरा सेट रिप्रेजेंट किया, दिस सेट इज सपोज कैपिटल B। आपके पास फंक्शन इन दोनों के बीच में कनेक्टेड है, इनवर्स इधर से इधर चलेगा, बट होना क्या चाहिए, बाइजेक्टिव होना चाहिए। तो मैंने सपोज यहां पे 4 एलिमेंट ले लिए, ठीक है। ऑब्वियसली इन चारों के पास डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मिल रही हैं, राइट। यही 1 1 की डेफिनेशन है, और कोडोमेन में कुछ नहीं बच रहा, ये भी कहानी हो गई। अब यहां पे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट है सपोज x, तो इसकी इमेज कितनी आई, f ऑफ x। अब जब मैं इसको वापस भेजता हूं बेटा इधर, तो थोड़ा बताना इमेज कितनी आ जाएगी, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आई? बोलना, अरे भाई बोलो, क्लियर हुआ? नो सर। बेटा एक बात बताओ, जब x की इमेज f के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी आएगी, f ऑफ x, ये बात समझ में आई? यस सर। अब f इनवर्स से हम वापस चल रहे हैं बेटा, यहां से ना हम लोग B सेट से A सेट पे आ रहे हैं क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो B सेट का एलिमेंट है fx, तो उसकी इमेज कितनी आएगी भाई, यही तो लिखोगे, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x। इसको मैप कर रहे हो, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैप कर रहे हो, f इनवर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग मैप कर रहे हो, हाँ या ना बताओ? यस सर। ठीक है, यस सर। वेरी गुड। अब ये fx की जो इमेज आई, इनवर्स इमेज, वो क्या आ गई, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, किसके इक्वल आ गई, x के इक्वल आ गई। जिस एलिमेंट से गया था फंक्शन पे, इनवर्स ने उसे वापस उसी एलिमेंट पे भेज दिया। क्या आ गया, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, दिस इज इक्वल टू x। डेफिनेशन का एक पार्ट तो सेटिस्फाइड, ये वाला। अब आते दूसरे पार्ट पे। तो दूसरे पार्ट पे देखना कि अगर सपोज यहां पे एक एलिमेंट है y, अब जब मैं इसकी इनवर्स इमेज निकालूंगा तो बताया कोई, मैं यहां पे क्या लिख दूंगा यार, जल्दी बोलो, f इनवर्स ऑफ y, चलेगा? बताना बेटा। यस सर। ठीक है, हम यहां से वापस चल रहे हैं। अब फिर इस तरफ आ जाओ, इसकी इमेज f के कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी आ गई, f ऑफ f इनवर्स ऑफ y। समझ में आया? बोलना बेटा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, तो f ऑफ f इनवर्स ऑफ x, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x, एज वेल एज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू x। दिस इज इन्वर्टिबल फंक्शन, ये अपन इनवर्स निकाल रहे हैं। तो क्या आ रहा है, x आ रहा है। इसीलिए तो भाई साहब वो बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो, इनवर्स का ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे y इक्वल टू x, जो कि मिरर होता था। उस मिरर के एक तरफ फंक्शन होता था और उसकी दूसरी तरफ
उसका इनवर्स होता था, इसीलिए होता था बेटा। देखो कि अगर सपोज ग्राफ ऐसा है, ये किसका है, y इक्वल टू एफ एक्स का, और ये किसका ग्राफ है, दिस इज इट्स इनवर्स। दिस इज y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x। ऐसा क्यों हुआ कि अगर मैं f इनवर्स और f का ऑपरेशन करूंगा तो क्या मिलेगा, मिरर मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगा। तो f इनवर्स ऑफ f इज ऑल्सो x एज वेल एज f ऑफ f इनवर्स इज ऑल्सो x। राइट बच्चों, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं, बताओ। आई थिंक ये नोट कर लिया सबने, है ना। जैसे मैं बेटा एग्जाम्पल देता हूं, मेरा क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर n, where n is belongs to integer, right? n is belongs to integer, पॉजिटिव इंटीजर लिख लो या नेचुरल नंबर लिख लो, एंड ऑल्सो प्लॉट देयर ग्राफ्स। तुम लोग बार बार वो प्रॉपर्टी याद करते थे ना लॉग में, मैंने तुम्हें बताया था लास्ट क्लास में, एक्सपोनेंशियल और लॉग क्या होते हैं, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, बताया था बेटा, याद है सबको। यस सर। हाँ, अब जरा वेरी गुड, अब जरा उसको भी देख लो यार, ये क्या उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैंने बोला इसको तो फिर करते हैं, अभी तुम लोगों को दूंगा मैं टाइम। अगर मैं बोलता हूं कि बेटा मेरे पास एग्जांपल है एफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, तो इसका इनवर्स कितना आएगा, एफ इनवर्स एक्स लॉग विद बेस ए एक्स। तुम्हें बताया था ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। अब गौर से समझना बात को कि इसका डोमेन कितना था, वो था बेटा रियल नंबर्स, रेंज कितना था, 0 टू इंफिनिटी। अब इनवर्स लेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स, इसका डोमेन हो जाएगा 0 से इंफिनिटी और इमेज क्या आ जाएगी, रियल नंबर। हाँ या ना, समझ में आ रही है बात। इसी लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, इट्स आर्गुमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। आई बात सबको समझ में। यस सर। अब ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ तो फिर भी ड्रॉ करता है, पहले डेफिनेशन वाइज लिखो। तो अगर लिखते हैं एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, कितना आना चाहिए, एक्स आना चाहिए ना। कैसे आ रहा है, देखो एफ इनवर्स ऑफ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स, ए टू द पावर एक्स। एफ इनवर्स कितना, एफ इनवर्स एक्स है लॉग विद बेस ए एक्स, तो एक्स की जगह पे यहां पे कितना है, ए टू द पावर एक्स, तो कितना लिख लूंगा, लॉग विद बेस ए टू द पावर एक्स। हाँ या ना बच्चों, बात समझे सब लोग, ठीक है, बोलना बेटा, कोई डाउट तो नहीं यहां तक। नो सर। ओके, so this x you may take outside log with base a, जब आर्ग्यूमेंट और बेस सेम हो तो वैल्यू 1 हो जाती, आ गया वैल्यू x। ये प्रॉपर्टी यहीं से आई। दूसरी प्रॉपर्टी कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ f इनवर्स x, ये भी बेटा x होना चाहिए। तो याद आया कितना था, f ऑफ व्हाट इज f इनवर्स, log with base ax, व्हाट इज f, a टू दी पावर x, तो उसके डोमेन में अगर x हो तो a टू दी पावर x इमेज मिल रही है। अगर डोमेन में कितना है, log with base ax, तो इमेज क्या मिलेगी, a टू दी पावर log with base ax, व्हाट इज इट्स वैल्यू, x। तो अगर log का बेस और एक्सपोनेंशियल का बेस दोनों सेम हो जाए तो इमेज क्या मिलती है, x मिलती है। हाँ या ना बच्चों, बताओ, आई बात समझ में। यस सर। तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, दिस वैल्यू इज इक्वल टू x एज वेल एज f ऑफ f इनवर्स x, दिस इज आल्सो इक्वल टू x। समझे सब लोग। अब क्वेश्चन सॉल्व करो, ये एग्जांपल दे दिया, इन दोनों के ग्राफ्स तुम्हें पता थे, लॉग का पता था, एक्सपोनेंशियल का पता था, प्रॉपर्टीज भी बताएं, खूब सारा काम किया इनके ऊपर लास्ट क्लासेस में। अब हमारा काम है अभी x टू दी पावर n का इनवर्स निकालना और उसको प्लॉट करना। यस, करो बच्चों। पहले तो x टू दी पावर n का ग्राफ, ये भी पढ़ा चुका हूं आपको। मतलब कुछ चीजें हम ग्राफिकली देख रहे हैं, बट कुछ चीजें मैथमेटिकली भी समझ रहे हैं। मैथमेटिकली जब समझते हैं ना तो बहुत कोर होता है बेटा, दिमाग लगता है बहुत बढ़िया से।
ग्राफ जब बन जाता है तो फील हो जाता है कि यार अच्छा ये तो ऐसे था, और जहां एक बार चीज दिख जाती है ना तो उसके बाद उसे ड्रॉ करना बहुत आसान होता है। So we have two possibilities of the graph of x to the power n. पहली पॉसिबिलिटी fx इक्वल टू x to the power n when n is odd, जैसे x क्यूब है, x to the power 5 है एंड सो ऑन। इन सब के जो पिक्चर्स बनते हैं बेटा ऐसे बनते हैं, आपको याद होगा मैंने करवाए थे क्लास में, याद है ना? ठीक है, यस सर। ओके गुड। और दूसरा बनता है व्हेन fx इज इक्वल टू x टू द पावर n व्हेन n इज इवन। तो ग्राफ अपने को यू शेप मिलता था ऐसा। ठीक है, that first function is 1 1 function but the second function is not 1 1 function, because you may see if I draw that line which is parallel to x axis and we take two members on x axis, suppose this is -1, this is +1, their images is 1 because power is even। तो दो प्री इमेज की एक इमेज क्या हो गया, मैनी टू वन, दिस इज नॉट 1 1। हाय आना बच्चों बताओ। यस सर। तो जो ये ग्राफ मिला x टू द पावर n सेट ऑफ रियल नंबर से कहां तक जा रहा है, 0 टू इंफिनिटी, दिस इज नॉट सॉरी मैनी वन, इसका मतलब नॉट इन्वर्टेबल, इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा या कभी कर सकता है, तुम बताओगे सर? 0 से इंफिनिटी अगर जा रहे हो हम तो करेगा। वेरी गुड, अगर 0 टू इंफिनिटी डिफाइन कर दिया जाए डोमेन को तो करेगा। तो या फिर सर -इंफिनिटी से 0 पे भी बेटा वो ले सकते हो, लेकिन तू मुझे बता -इंफिनिटी से 0 अगर तू लेता है तो किसी नंबर का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कर सकता है अगर वो नंबर नेगेटिव हो तो। अच्छा राइट सर, ठीक है सर। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ क्या ले रहे हैं, 0 टू इंफिनिटी। थोड़ा सब लोग समझना इसको बहुत बढ़िया से। अगर मैं इसी ग्राफ को सिर्फ इस रीजन में डिफाइन कर दूं, अब मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करता हूं एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो हमेशा एक पॉइंट पे कट करेगी इस कर्व को। इसका मतलब एक्स एक्सिस के एक वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ही इमेज मिलेगी। यहां क्या हो रहा था, जब लाइन दो पॉइंट पे कट करी थी तो दो वैल्यू से कॉरेस्पॉन्डिंग एक इमेज मिल रही थी। याद आया बेटा? ग्राफ में रिपीटेशन नहीं मिलना चाहिए, वहां पे बता रहे थे जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पढ़ाए थे आपको तो। हाँ या ना बताओ बच्चों, समझे सब लोग? बोलना भाई। अरे तुम लोग पता नहीं कहां गुम हो जाते हो यार। यस सर। वेरी गुड। तो बेटा देखो, अगर अपन बोलते हैं, एक नोट भी आप यहां पे लिख सकते हो। क्या नोट लिख सकते हो? इफ वी ड्रॉ, या बोल सकते हो इफ एनी लाइन पैरेलल टू x axis cuts the graph of given function at exactly one point, then the given graph is 1 1, or you may say given function is 1 1 function. Elsewhere this is not a 1 1 function, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो कभी 1 1 नहीं होगा। जैसे यहां देखा, कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे एक ही पॉइंट पे कट करेगा, है 1 1। यहां देखा तो कोई भी पॉइंट ड्रॉ करते तो एक ही पॉइंट पे कट करेगा तो 1 1 है। ठीक है, तो ये फंक्शन मिला। तो अगर मैं बोलूं x टू द पावर n की वैल्यू रियल नंबर से छोड़ के, सॉरी 0 टू इंफिनिटी से 0 टू इंफिनिटी लाई कर जाए बच्चों, तो ये कैसा फंक्शन हो गया? दिस इज इन्वर्टेबल फंक्शन।
मतलब 1 1 भी है और ऑन टू भी है। हाँ या ना बेटा? ऑन टू भी है ना, क्योंकि इसकी रेंज कहां से कहां तक लाई कर रही है? 0 से इंफिनिटी। अरे भाई बोलो, समझ में आई बात कि नहीं आई? Yes, sir. ओके, सो दिस इज इन्वर्टिबल फंक्शन। और यू में से बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्शन होना चाहिए तभी इनवर्स होगा। और यहां देखो, यहां पे f इज अ मैपिंग फ्रॉम r टू r है, इसमें पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर दोनों एक्स एक्सिस पे और y एक्सिस पे भी दोनों की इमेजेस मिल रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव से लेके पॉजिटिव। तो जो ये मुझे मिला, दिस फंक्शन इज ऑल्सो बाइजेक्टिव। तो दोनों के इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे, इसका भी करेगा और इसका भी करेगा। इनवर्स के ग्राफ तो मैं बना लूंगा, पहले इनवर्स तो पता करें क्या मिल रहा है। तो इनवर्स क्या मिल रहा है बेटा? ये क्वेश्चन तो इरेज कर दो, सबने नोट किया? हाँ भाई बोलो। यस ओके नाइस। तो इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स। यही डेफिनेशन है ना? हाँ या ना बच्चों बताओ? ठीक है, Yes, sir. तो एफ ऑफ एक्स जो आ रहा है वो एक्स टू दी पावर एन आ रहा है। तो बेटा एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा? एफ इनवर्स एक्स टू दी पावर एन आ जाएगा। राइट में कितना है? एक्स। सो दिस इंप्लाइज एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? एक्स टू दी पावर 1/n। अरे कोई इनवर्स तुमसे पूछता हो ना एक्स टू दी पावर एन का, तो वो मत कर देना एक्स टू दी पावर -n। एक्स टू दी पावर -n क्या है? रेसिप्रोकल है उसका। इनवर्स क्या है बेटा? एक्स टू दी पावर 1/n। समझे सब लोग? बताओ। यस ओके वेरी गुड। अब ग्राफ कैसा बना? ग्राफ तो तुम्हें पता है कि उसमें कलाकारी ये करनी पड़ती है कि ये लाइन ड्रॉ करो। कौन सी लाइन है ये? y इक्वल टू एक्स, इसके अबाउट मिरर इमेज देख लो। फिर यहां भी वही लाइन ड्रॉ की, y इक्वल टू एक्स और इसके अबाउट मिरर इमेज देख ली। तो ए ग्राफ तो मुझे ये मिल गया। ठीक है, और एक ग्राफ मुझे ये मिल गया। ये वाला ग्राफ कब मिला? ये 0 को नहीं टेंड कर रहा है, ये भी इंफिनिटी को ही टेंड कर रहा है, बट थोड़ा इसकी स्पीड कम हो गई। ये क्या मिला? एक्स टू दी पावर 1/n व्हेन दिस इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी टू 0 टू इंफिनिटी व्हेन n इज इवन। राइट, और ये वाला क्या मिला? दिस ग्राफ इज एक्स टू दी पावर 1/n फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। राइट बच्चों, आया सबको समझ में? दैट इज इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। ग्राफ भी डिफाइन कर लिया, कैसा फंक्शन मिल रहा है? इनवर्स फंक्शन ये मिल गया। तो अगर इवन पावर होगी तो सिर्फ 0 टू इंफिनिटी डिफाइंड होगा, और ऑड पावर होगी तो -इंफिनिटी से इंफिनिटी हर जगह डिफाइंड होगा। समझे सब लोग? हाँ या ना बताओ? यस बेटा Yes, sir. बोलो। ओके वेरी गुड। ठीक है, तो ये तो था इनवर्स का एग्जांपल, मैंने ग्राफ भी बताया तुम्हें। अब एक दो ग्राफ्स और ले लेते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1 1 फंक्शन कौन सा होता है, मैनी वन कौन सा होता है, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस काफी सारे करने होंगे। आप भी आज की क्लास में तो हो नहीं पाएंगे, लेकिन जितना हो गया उसके ऊपर एक क्वेश्चन और देता हूं लास्ट। दिस इज ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ। मैं तुम्हें ग्राफ्स बनाना सिखा रहा हूं। वैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, और ये 100% आता है इस टाइप का क्वेश्चन जिसका ग्राफ बनाना सिखा रहा हूं, कि इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशियबिलिटी बताओ। तो फंक्शन अगर ग्राफ ड्रॉ करना आता है तो बहुत इजीली बना सकते हो। जैसे पहला फंक्शन है, दिस इज एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ sin x comma cos x when this x is belongs to 0 to 2 pi closed interval। दूसरा है बेटा एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1x x स्क्वायर। यस बेटा, ड्रॉ करो दोनों के पिक्चर्स।
अब मैक्सिमम और मिनिमम थोड़ा सोचना है, वैसे मजेदार काम। कैसे सोचेंगे इन्हें? ठीक है, आई थिंक ये इरेज कर सकता हूं जितना लिखा है यहां पे। बच्चों बताओ। Yes. ओके, अब बेटा ग्राफ ड्रॉ करने के लिए गौर से दो बातें समझना। एक में दिया हुआ है मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, रीजन दिया हुआ है कितना, 0 से लेके 2 पाई। तो मैं इसे सेग्रीगेट कर लेता हूं, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 एंड दैट इज 2 पाई। अगर हम साइन का ग्राफ देखें तो वो ये मिलता है, ये वाला ग्राफ मिलता है। और अब फिर कॉस का ग्राफ देखें तो बेटा ये वाला ग्राफ मिलता है। राइट? अब जरा गौर से देखो, ये दोनों इंटरसेक्ट कहां कहां पे कर रहे हैं। एक तो इंटरसेक्शन का पॉइंट मिला ये वाला, और एक इंटरसेक्शन का पॉइंट मिला ये वाला। मतलब एक तो ये दोनों की वैल्यू इक्वल होती है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और एक इक्वल होती है थर्ड क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां पे इक्वल होती है, पाई बाई 4 पे, और थर्ड क्वाड्रेंट में कहां पे इक्वल होगी बेटा, दिस इज 5 पाई बाई 4 पे। राइट बच्चों, बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ या ना बताओ। Yes, sir. ओके, अब बेटा जब हमने देखा कि हम ग्राफ को देख रहे हैं 0 से पाई बाई 4 के बीच में, तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन ले रहा है, येलो कलर का पोर्शन ऊपर लाई कर रहा है, तो बड़ी वैल्यू वो ले रहा है। और पाई बाई 4 से 5 पाई बाई 4 तक देखे तो बड़ी वैल्यू कौन ले रहा है, व्हाइट कलर वाला कर्व, मतलब साइन। और 5 पाई बाई 4 से 2 पाई के बीच में देखे तो येलो कर्व बड़ी वैल्यूज ले रही है, मैक्सिमम वैल्यूज ले रही है। यही सोचना है आपको। तो जो अपने पास ग्राफ बन गया वो कैसा बन गया, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ओवरलैप करके तुम्हें शो करवा दे रहा हूं। दिस इज पिक्चर ऑफ दैट फंक्शन। आई थिंक सबको क्लियर हुई होगी बात है। मतलब योर फंक्शन f of x in the first case, this becomes cos x when x is belongs to 0 to pi by 4 union 5 pi by 4 to 2 pi। यहां पे क्लोज कर लो। और दूसरा आ रहा है sin x when x is belongs to pi by 4 to 5 pi by 4। ओपन नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन पॉइंट्स पे ग्राफ कॉन्साइड कर रहा है। राइट बच्चों, ये इसका पीस वाइज मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गया। और ग्राफ कैसा बन गया, इस शेप में। तो इसको अगर हम प्रॉपरली ड्रॉ कर ले तो कुछ ऐसा बन रहा है। देखो पाई बाई 4 तक तो बेटा ऐसा रहा, पाई बाई 4 से लेके 5 पाई बाई 4 तक इस तरीके से चला गया, ठीक है। और उसके बाद 5 पाई बाई 4 से फिर आगे कंटिन्यू हो गया ऐसे। This point is 2 pi, this point is 5 pi by 4, and this point is pi by 4. So this is the graph of that function. हाँ जी बच्चों, समझ में आया? सर हाँ बेटा बोलो। सर पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 है, उधर कॉस वाले में ओपन ब्रैकेट नहीं होना चाहिए? बेटा तुम ऊपर, मैंने यही बात बोली थोड़ी देर पहले, तुम पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 पे ऊपर ओपन लगाना चाहो तो नीचे क्लोज लगाने पड़ेंगे, नीचे ओपन लगाना चाहो तो ऊपर क्लोज लगाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों की वैल्यूज इक्वल है बेटा उस पॉइंट पे। सर हम पाई बाय 4 और 5 पाई बाय 4 को कंसीडर कर रहे हैं इसमें। ऑब्वियसली कंसिडर तो करना पड़ेगा, क्योंकि दे आर मेंबर ऑफ डोमेन। डोमेन तो 0 से 2 पाई है ना, उसके हर एक मेंबर को कंसिडर करना पड़ेगा। अगर कोई मेंबर कंसिडर नहीं करते तो कहानी खत्म है यार। आपको पता है कि कॉस और साइन इक्वल है पाई बाय 4 पे और 5 पाई बाय 4 पे, तो ऊपर लगाओ क्लोज या नीचे लगाओ क्लोज, तो बात तो सेम ही है। हाँ जी बेटा बोलो, समझ में आई बात? यस सर। ओके, वेरी गुड। सबको ग्राफ समझ में आया कैसे बना है? हाँ या ना बता? यस सर। ओके, वेरी गुड, Yes, sir. गुड। अब आता बेटा अगला, मिनिमम ऑफ वन
एक्स स्क्वायर, ये भी बहुत सिंपल सा हो गया अब तो। अब जैसे इसमें कोई पूछता ना कि व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ सॉरी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी, अब तुम्हें ये चीजें मैं बता रहा हूं बस कैसे लेमन लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ये तुम्हें समझ में आएगी भी नहीं ऐसे जब तक हम रेट ऑफ चेंज प्रॉपर्ली नहीं पढ़ेंगे। जिस पॉइंट पे कर्व पे शार्पनेस होता है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो अब शार्पनेस कहां पे, π/4 पे और 5π/4 पे। तो तुमने ग्राफ देख के डायरेक्टली बोल दिया कि दो पॉइंट है नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के, कौन कौन से, π/4 और 5π/4। तो जिस भी पॉइंट पे कर्व पे शार्पनेस, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्यों नहीं होता ये डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ेंगे, बट मैंने तुमसे बोला कि इसका रोल, इसका एप्लीकेशन हम कहां पे कर सकते हैं, जेई में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो तुम्हें ग्राफिकली तुम्हें अप्रोच करवाना चाहता है। पढ़ने का मजा तभी आता है ना जब वो चीज पता चले कि कहां पे उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो कितना कम काम होता अगर हमें ग्राफ आता है तो, है ना। दूसरे फंक्शन पे चलते हैं बेटा। व्हाट इज सेकंड वन? सेकंड आ रहा है मिनिमम ऑफ 1x(x²). सबके ग्राफ ड्रॉ कर लो, तुम्हें सबके आते हैं। ये तो आया 1 का, सॉरी 1 का ग्राफ, फिर आ गया x का ग्राफ, x का लाइन तो ये बनेगा बेटा। अब फिर आया x², x² का ग्राफ ऐसा बनेगा कुछ, समझ में आ रहा है? दिस इज पैराबोला, दिस इज x², दिस इज x, दिस इज 1। अब इन तीनों का मिनिमम निकालना है। सबको समझ में आ रहा होगा मिनिमम कहां से कहां तक मिल रहा है बेटा। गौर से देखो, 0 से पहले मिनिमम कौन सा है, x। तो इसको ऐसे लिख रहा हूं फंक्शन को, एक मिनट रुकना। देखो बेटा, 0 से पहले अगर अपन देखें तो मिनिमम दे रहा है x, और 0 से 1 के बीच में देखें तो x², और 1 के बाद देखें तो 1। तो अल्टीमेटली जो ग्राफ बना वो कुछ ऐसा बन गया। दिस इज ऑफ मिनिमम ऑफ 1x(x²). 0 से पहले जो था वो था x, 0 से 1 के बीच में आया x², और 1 के बाद आ गया 1। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है? बोलो। Yes, sir. ओके।